हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी और आप जो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपका जो पहला टेस्ट आने वाला है 21, 22 और 23 अगस्त 2024 को, तो 21, 22 और 23 अगस्त को आपका फर्स्ट टेस्ट होगा। उसमें आपके जो कक्षा 8 की विज्ञान का जो आपका टेस्ट है उसकी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आपके गणित में कितनी प्रश्नावली हो चुकी हैं आप कमेंट करके बताना, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। साथ ही आपके जो उम्मीद करता हूँ आपके जितने भी पाठ पढ़ाए हैं उनमें से ही आपकी जो परीक्षा में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपके कम से कम 3 पाठ आराम से आपके विज्ञान में हो गए होंगे। तो अपन पहले पाठ, दूसरे पाठ और तीसरे पाठ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ताकि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप आसानी से तैयार कर सकें। और अगर आप NMMS परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, NMMS परीक्षा जो आपके 8वीं वाले ही देते हैं, तो उसके लिए मैं आपको पूरी तैयारी करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये अपना एंड्रॉइड ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर NMMS परीक्षा के पेपर मिल जाएंगे। साथ ही ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। इस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, कोई सवाल आपको समझ में नहीं आए तो, और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना। पहला पार्ट है आपके साइंस का फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। पहले इस पार्ट के पीछे के जो प्रश्न है वो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले पार्ट का जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो दूसरा नंबर का जो प्रश्न है वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दूसरा प्रश्न क्या है आपका, कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी से मिलान करना है। इसमें आपको आपस में मिलान करना है। जैसे खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल अभी खेतों में बो रखी है, जैसे धान है, मक्का है, वो भी खरीफ की फसलों के उदाहरण है। अभी जैसे जुलाई महीने में जो फसलें बोई जाती है वो खरीफ की फसलें हैं। अभी जो खेतों में बो रखी है वो खरीफ की फसलें, जैसे मक्का के साथ में मूंगफली है, सोयाबीन है, या आपके जवार, बाजरा, ये सभी आपके खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं। रबी की फसल जो कि सर्दी की ऋतु में बोई जाती हैं, यानी कि ये अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती हैं, जैसे गेहूँ है, चना है, मटर है, ये सभी आपके सरसों है, ये सभी रबी की फसलों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है फिर आपके रासायनिक उर्वरक, तो यूरिया और सुपर फास्फेट ये आपके रासायनिक उर्वरक के उदाहरण हैं। कार्बनिक खाद, ये कार्बनिक खाद जो है वो पशु अपशिष्ट, गोबर और मूत्र एवं पादप अवशेष से बनता है, ये कि खेतों में इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट है फिर आपके तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीसरा प्रश्न क्या है, दो उदाहरण लिखने हैं। खरीफ की फसल के 2 उदाहरण लिखने हैं। तो खरीफ की फसल अपने ऊपर चर्चा की थी, धान और मक्का, इसमें आप लिख सकते हैं। एक तो धान और एक मक्का, और मक्के के साथ में और कौन कौन सी, मक्के के साथ में आप लिख सकते हैं मूँगफली और मक्का, मूँगफली, सोयाबीन, इन सभी को अपन सोयाबीन, ये सभी आपके खरीफ की फसलों के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट है रबी की फसलों के उदाहरण। तो रबी की फसलों में आप लिखेंगे गेहूँ, रबी की फसल में लिखेंगे आप ये गेहूँ है, चना है, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये आपके रबी की फसलों के उदाहरण हैं। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर आपके 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार से भिन्न है। इसमें आपको उर्वरक और खाद में अंतर बताना है। क्या करना है, इसमें आपको उर्वरक और खाद में अंतर बताना है कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, वो आपको अंतर स्पष्ट करके बताना है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। तो आपके इसमें उर्वरक और खाद में जो अंतर है वो किताब में ही दे रखा है, सारणी 1.1 में। तो आप ये देख लेते हैं। उर्वरक जो है वो एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद जो है वो प्राकृतिक पदार्थ जो गोबर, पौधों और उनके अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक जो होता है फर्टिलाइज़र, वो आपके फैक्ट्रियों में बनता है, जबकि खाद जो है वो खेतों में बनाई जाती हैं। उर्वरक में ह्यूमस, उर्वरक जो होता है इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद जो होता है इससे खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में जो पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि खाद जो है इसमें पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम पाए जाते हैं। तो ये कुछ इसमें अंतर है, वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताना कि वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। वायुमंडल में कितनी नाइट्रोजन है और कितनी ऑक्सीजन है, दोनों उत्तर आप कमेंट करके बताना। वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत आप कमेंट करके बताना है। अगला जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर आपके ये है आपके छठा प्रश्न। छठा प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये, सिंचाई किसे कहते हैं और जल संरक्षित करने वाली 2 विधियों का आपको वर्णन करना है। तो सिंचाई क्या होती है, सिंचाई आपको अच्छे से इसकी परिभाषा याद कर लेनी है। फसलों को कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। फसलों को आवश्यकता अनुसार पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। और इसमें जल संरक्षित करने वाली 2 विधियों के नाम आपको बताना है। तो जल संरक्षण की 2 विधियाँ कौन कौन सी हैं, एक तो फव्वारा पद्धति है और दूसरी आपके बूंद बूंद पद्धति।
फव्वारा पद्धति जो है वो आपके असमतल भूमि के लिए होती है और बूंद बूंद पद्धति समतल भूमि के लिए होती है। तो जल संरक्षण की ये दो प्रमुख सिंचाई की आधुनिक विधियाँ हैं, इनके नाम आपको याद रखना है। छिड़काव तंत्र, इसको छिड़काव तंत्र को अपन फव्वारा पद्धति भी कहते हैं, फव्वारा पद्धति या स्प्रिंकलर सिस्टम भी कहते हैं। और ये जो होती हैं वो आपके असमतल भूमि के लिए होती हैं। फव्वारा पद्धति असमतल भूमि के लिए फव्वारे लगाए जाते हैं, जबकि ये आपके ड्रिप तंत्र, इसको बूंद बूंद पद्धति भी कहा जाता है। सीधा ही पौधे की तने के पास में पानी गिरता है जड़ों में, तो उसको अपन बूंद बूंद पद्धति के रूप में इसको जानते हैं। इसको ड्रिप सिस्टम के रूप में कहते हैं और ये बूंद बूंद पद्धति के रूप में इसको जाना जाता है। तो दोनों ही जल संरक्षण की बहुत ही शानदार विधि है। ड्रिप सिस्टम जो है वो आपके समतल भूमि के लिए बहुत ही शानदार, इसके अलावा फलदार पौधों, बगीचों और वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। नेक्स्ट फिर आपके अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है कि खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो खरपतवार क्या होते हैं, फसल के साथ जो अनावश्यक, जो अवांछित पौधे उग जाते हैं उनको अपन खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को अलग नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, एक तो नियंत्रण की यह है कि निराई के द्वारा हटाया जा सकता है। दूसरा, वो पशुओं और मनुष्यों के लिए ये विषैले होते हैं, तो उनको और भी तरीक़ों से हटा सकते हैं, जैसे उन पर जैसे खरपतवारनाशी जो रसायन है इसका उपयोग करके खरपतवार को हटाया जा सकता है। फूल बनने और बीज बनने से पहले जो पुष्पन अवस्था है, कौन सी अवस्था, पुष्पन अवस्था में इसको हटाया जा सकता है। एक आपके इसमें खरपतवारनाशी का नाम दे रखा, तो वो आप याद रख लेना। रसायनों के उपयोग में खरपतवारनाशी नियंत्रण किया जाता है, और ये खरपतवारनाशी का एक उदाहरण है इसमें 2,4-D, याद रखना। ये 2,4-D क्या है, ये 2,4-D जो है एक आपकी खरपतवारनाशी है, खरपतवार हटाने का कार्य करती हैं। अच्छा, आपके जो इसमें सिंचाई के जो परंपरागत साधन हैं, सिंचाई के जो परंपरागत साधन हैं उनके नाम आप कमेंट करके बताना। सिंचाई के परंपरागत साधन कौन कौन से हैं, तो परंपरागत जो साधन हैं उनके नाम कमेंट करके बताना है। साथ ही एक आपकी किताब में नाम आया है साइलो, तो साइलो क्या होता है इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। तो पहले पार्ट के बाद में आपके दूसरा पार्ट का नाम आता है जो सूक्ष्म जीव वाला पार्ट है, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु वाला। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसके रिक्त स्थान की पूर्ति वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसको अपन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। तो उसमें अपन क्या भरेंगे, सूक्ष्मदर्शी भरेंगे, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट है फिर आपके नीले हरे शैवाल वायु से का स्थिरीकरण करते हैं। तो किसका स्थिरीकरण करते हैं, वायु से ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, तो इसमें आपको भरना है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है एल्कोहल का उत्पादन नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो एल्कोहल का जो उत्पादन है, शराब का जो उत्पादन है, वो यीस्ट नामक जो सूक्ष्म जीव है उसकी सहायता से इसको करते हैं। हैजा के जो फैलता है वो किसके द्वारा फैलता है, तो हैजा जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो इसमें आपको भरना है जीवाणु, हैजा जीवाणु के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सही शब्द के आगे ये लगाना है, सही का निशान लगाना है। यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, तो अभी हमने ऊपर ये इसमें चर्चा की थी कि यीस्ट का जो उत्पादन है वो एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट है फिर आपके एक प्रतिजैविक बताएं। तो प्रतिजैविक क्या है, इसमें जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो आपके प्रतिजैविक का उदाहरण ये, तो ये आपके एंटीबायोटिक का उदाहरण है। मरजीवी मलेरिया जो आपके परजीवी है उसका वाहक कौन है, तो मादा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा ये मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने अगला क्वेश्चन है कि जो संचरणीय रोग है इनका मुख्य कारण क्या है, तो संचरणीय रोग का मुख्य कारण है अपने घरेलू मक्खी। ब्रेड और इडली फूल जाती है, इसका कारण है यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि हो जाती है। चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन का प्रक्रम क्या कहलाता है, इसको अपन किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको किण्वन कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपके तीसरा है। तीसरे क्वेश्चन में आपको मिलान करना है। जीवाणु है, राइजोबियम है, लैक्टोबैसिलस है, यीस्ट है, एक प्रोटोजोआ है, एक विषाणु है। तो इसमें आपको मिलान करना है। तो जीवाणु जैसे हैजा का जो कारक है वो क्या है, जीवाणु है। राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में काम आता है। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। यीस्ट जो है, यीस्ट जो है आपके ब्रेड की बेकिंग में काम आता है। और मलेरिया का जो आपके जो कारक है वो प्रोटोजोआ है, जबकि एड्स का कारक एक विषाणु है। इस क्वेश्चन में एक शब्द है एड्स। इस एड्स का आपको पूरा नाम कमेंट करके बताना, एड्स का पूरा नाम क्या होता है। अगला प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन नंबर 5।
ये है कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से, तो इसमें आपको लिखना है सूक्ष्म जीव जो मुख्य वर्ग, एक तो आपको इसमें लिखना है जीवाणु। जीवाणु मुख्य वर्ग है इसका। एक आपके इसमें कवक है, जीवाणु कवक। एक आपको इसमें लिखना है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अलावा आप इसमें नाम लिख सकते हैं शैवाल। तो 4 प्रमुख वर्ग है वो आप इसमें लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका ये 6ठा प्रश्न है, वायुमंडल नाइट्रोजन की मिट्टी में स्थिरीकरण के सूक्ष्म जीवों का नाम लिखना है। तो वायुमंडल से नाइट्रोजन का मिट्टी में जो स्थिरीकरण करते हैं उसका नाम है आपके राइजोबियम जीवाणु। क्या नाम है इसका? राइजोबियम जीवाणु जो है वो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो इसका अपन उत्तर लिखेंगे ये राइजोबियम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे जीवन में उपयोगी 10 सूक्ष्म जीवों की 10 पंक्तियाँ लिखनी है कि सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है। तो देखो, एक तो जीवाणु का इस्तेमाल जैसे ब्रेड बनाने में, दही बनाने में, केक बनाने में किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा राइजोबियम, ये भी आपके फ़ायदेमंद वाला है। इसके अलावा जो दूध को दही में बदलने का कार्य करता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, वो भी हमारा जीवाणु ही है। इसके अलावा ये सूक्ष्म जीव जो हैं वो किण्वन में सहायक होते हैं, शराब, अल्कोहल, एसिडिक अम्ल बनाने में सहायता करते हैं, मनुष्य एवं जंतुओं को बीमारियों से बचाने में उपयोगी होते हैं। तो इस टीका बनाने में इसका उपयोगी किया जाता है। अच्छा, जो प्रथम टीका है, प्रथम टीका, सबसे पहला टीका किसके द्वारा बनाया गया? प्रतिजीवी, प्रथम प्रतिजीवी कौन सी थी? इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना। देखिए नेक्स्ट है प्रतिजैवी क्या है? प्रतिजैविक लेते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए इसके बारे में आपको बताना है। तो प्रतिजैवी एक ऐसी औषधीय बीमारियां हैं, और ये औषधियाँ हैं जो कि बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करती हैं या फिर उनकी वृद्धि को रोक देती है। जैसे कुछ प्रतिजैविक जैसे टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। तो ये इसके प्रकार प्रमुख जो प्रतिजैविक हैं। क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो हम लोगों को जब भी प्रतिजैविक जो आवश्यकता हो, यानी कि डॉक्टर की सलाह सही लेनी चाहिए और उसका कोर्स है वो पूरा करना चाहिए। अन्यथा जब अगली बार हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो फिर इसका असर नहीं करती हैं। तो डॉक्टर की देखरेख में इसको लेना चाहिए। तो मैं आपके लिए 2 प्रश्न कमेंट करके बताने के लिए छोड़ रहा हूँ। पहला प्रश्न तो ये है कि पेनिसिलिन जो है उसकी खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ठीक है, पेनिसिलिन जो कवक है, एंटीबायोटिक है, उसकी खोज किसने की थी? ये प्रथम प्रतिजैविक है। इसके अलावा आपको कमेंट करके बताना है कि जो चेचक का टीका है, चेचक का टीका, ये प्रथम टीका था, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट करके बताना। पेनिसिलिन की खोज एक एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक इसकी खोज किसने की, और चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोनों के उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। अपना अगला जो तीसरा पार्ट है उसका नए सिलेबस के अनुसार नाम है कोयला एवं पेट्रोलियम। ये आपका तीसरा पार्ट है, कोयला एवं पेट्रोलियम, नए सिलेबस के अनुसार। इससे पहले बीच में अगर आपका जो दूसरा ये संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक, धातु अधातु पार्ट है तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। सीधा आपका 5वां जो पार्ट है पुरानी किताब में वो तीसरा पार्ट है, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम ये हमारा तीसरा पार्ट है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग से क्या लाभ है? सीएनजी और एलपीजी का जो दोनों है वो इनका ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है? तो देखो, सीएनजी एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी होती हैं, प्रदूषण इनसे कम फैलता है और ये स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ ये सस्ते भी होते हैं। ये सस्ते भी है, ये स्वच्छ ईंधन भी है, तो इस कारण से इनका उपयोग अपन करते हैं। अच्छा, ये सीएनजी का तो आपको पूरा नाम कमेंट करके बताना है, एक एलपीजी का पूरा नाम, एलपीजी का पूरा नाम कमेंट करके बताना है। दोनों का पूरा नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो एलपीजी और सीएनजी दोनों का पूरा नाम आप कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण में उपयोग में लाया जाता है? तो इसका उत्तर अपन लिखेंगे इसमें कोल तार। पहले कोल तार काम में लेते थे लेकिन आजकल इसकी जगह पे बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। आजकल इसका किसका प्रयोग करते हैं? बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन लिख लो या बिटुमीन लिख लो, बिटुमीन का प्रयोग किया जाता है। इसके स्थान पे पहले ये कोल तार का प्रयोग किया जाता था, कोल तार का प्रयोग करते थे, ठीक है, कोल तार। लेकिन कोल तार के स्थान पर आजकल है जो किसका प्रयोग किया जाता है? ये रोड बनाने में बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। कोल तार, ये डामर जो होता है उसको कोल तार कहते हैं। काला गड़ा द्रव होता है, अप्रिय गंध आती है, बिल्कुल खराब गंध आती है, वो कोल तार है। नेक्स्ट है आपके ये रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला प्रश्न आपको करना है। जीवाश्म ईंधन के आपको उदाहरण बताने के जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं? तो एक तो आपके कोयला,
कोयला और एक आपका पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम ये दोनों ही जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, जिसको परिष्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिष्करण। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है, तो वो फिर आपके CNG हैं। और CNG का पूरा नाम आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये क्वेश्चन नंबर 6, समझाइए कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। तो ये थे आपके पार्ट 1, 2 और 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने इस पर चर्चा की। आपका उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही शानदार टेस्ट होगा। अगर आपके तीनों ही टेस्ट पार्ट हैं तो फिर आपके तीनों में से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही आपको अच्छे से देखना है, ताकि आपको जो बहुत ही शानदार नंबर इसमें प्राप्त होंगे। उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा ये वीडियो। तो मेरी ओर से आप सभी को अपने टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना व्हाट्सअप ग्रुप इसको ज्वाइन कर लेना। गणित में आपके कौन कौन सी प्रश्नावलियाँ पढ़ा दी है कमेंट करके बता देना, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा।